तपती दोपहर में सूरज आग उगल रहा है। मोहल्ले की तंग गलियों में हवा जैसे थमसी गई है। पसीने से तर लोगों के चेहरे पर हताशा और थकान साफ दिखाई देती है। जबकि गरीब की चक्की में पिसते हुए इस परिवार के घर से एक चीख गूंजती है तो किसी की जिंदगी का नया मोड़ बनने वाली है। घर के अंदर धूप से जलती रसोई में गर्भवती तमन्ना जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसके माथे से बहता खून फर्श पर फैल रहा है। उसकी सास गायत्री चीखती हुई उसके पास दौड़ती है। अरे तमन्ना बेटी, आंखें खोलो। मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है, इस भट्टी वाली रसोई में काम मत किया करो। गायत्री पड़ोसियों को आवाज देती है, जबकि दूसरी ओर सड़क के किनारे अपने छोटे से जूस स्टॉल पर रवि अपनी 8 साल की बेटी रूही को देखकर मुस्कुराता है, इस बात से अनजान कि घर में क्या तूफान आया है। पापा देखिए, मैंने पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। आप मुझे वो गुलाबी वाली फ्रॉक दिलवाएंगे ना? वाह मेरी राजकुमारी, तुमने कमाल कर दिया है। तुम्हारे पापा बहुत खुश है तुमसे। लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा को ना कल पैसे मिलेंगे, तो बस कल तक का तुम इंतजार करना बेटा। रूही के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। रवि का दिल टूट जाता है। तभी उसका फोन बजता है और फोन पर मिली खबर सुनकर उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है, जो गिरकर चकनाचूर हो जाता है, ठीक उसके दिल की तरह। तमन्ना, तमन्ना, ये चलो डॉक्टर के पास चलो। क्लिनिक की उमस भरी चारदीवारी में डॉक्टर तमन्ना की नब्ज जांच रहे हैं। पंखे की हवा जैसे थक सी गई है गर्मी से लड़ते लड़ते। कमरे में तनाव इस कदर है कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। रवि दरवाजे पर खड़ा है और उसकी आंखों में डर और आत्मग्लानि है। गर्भवती महिला के लिए इस तरह की गर्मी में काम करना जानलेवा साबित हो सकता है। अगर इसी तरह चलता रहा तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। अरे डॉक्टर साहब, हमारा घर ना थोड़ा छोटा है और हम गरीब लोग हैं। हमारा घर जो है ना, भट्टी जैसा हो जाता है, वो भी गर्मियों में। हम कहाँ से लाए ठंडा वातावरण? मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन ये माँ और बच्चे की जिंदगी का सवाल है। हर हाल में इसे ठंडे वातावरण में रखना होगा। डॉक्टर के शब्द रवि के कानों में गूंजते हैं। वो जैसे पत्थर का हो गया था। घर लौटते समय पूरे रास्ते वो चुप रहता है, जैसे कोई बोझ उसके कंधों पर रख दिया गया हो। घर पहुंचकर तमन्ना को बिस्तर पर लेटाया जाता है। पंखा पूरी स्पीड पर चलता है, फिर भी कमरे में गर्मी कम नहीं होती। रूही अपनी माँ के पास बैठी है। उसके हाथ में छोटा सा पंखा है। मम्मी, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे ना? मैं स्कूल में आपके बिना अकेली हो जाऊंगी। प्लीज मम्मी, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरी प्यारी बेटी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम्हारी माँ बहुत मजबूत है। मुझे बस थोड़ा आराम करना है। ये सब मेरी नाकामयाबी के कारण हो रहा है। एक पिता होकर, एक पति होकर अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख पा रहा मैं। कैसा इंसान हूँ मैं? मुझे कुछ करना होगा। बहुत सह लिया इन लोगों ने, लेकिन नहीं, अब मैं अपने परिवार को और दुख नहीं दे सकता। कुछ करना होगा मुझे। अगले दिन दोपहर हाई फाई कॉलोनी के एक बड़े से बंगले के सामने रूही खड़ी है। उसकी स्कूल ड्रेस पर पसीने के निशान और चेहरे पर थकान है। हिचकिचाहट के साथ वो अपनी अमीर दोस्त नेहा के घर का दरवाजा खटखटाती है। वाह नेहा, तुम्हारा घर तो एकदम महल जैसा है। यहाँ इतनी ठंडक कैसे है? बाहर तो आग बरस रही है। अरे ये तो सिर्फ एक ही एसी है रूही। हमारे घर के ना हर कमरे में एसी लगे हुए हैं, और यहाँ तक कि हमारी तो रसोई में भी एसी लगी हुई है। दोनों बच्चियां खेल में मशगूल हो जाती हैं। तभी नेहा की माँ, जो एक आलीशान घर में रहती है और एक बढ़िया रॉयल साड़ी पहने और महंगे गहनों से सजी है, वो कमरे में प्रवेश करती है। नेहा बेटा, तुम्हारा नाश्ता तैयार है। एसी वाली रसोई में आ जाओ। इस लड़के का तो मुझे समझ ही नहीं आता। तुम ऐसे गरीब बच्चों के साथ क्यों खेलती हो? नेहा की माँ के शब्द रूही के अंदर छेद कर जाते हैं, जैसे किसी ने उसे तीर मार दिया हो। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। नेहा के साथ रसोई में जाते हुए रूही को वहाँ एसी देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी जन्नत में आ गई हो। क्या तुम्हें पता है कि ये एसी कितने का आता है? पता नहीं, शायद 30-40 हजार का। हाँ, इतने का ही आता होगा।
वो पापा ने ना पिछले महीने ही ना सारे एसी नए लगवाए हैं। रूही का चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो जाता है। 30-40 हजार उसके पापा के 3 महीने की कमाई। वो चुपचाप नाश्ता निगलती है और जल्द ही नेहा के घर से निकल जाती है। घर पहुंचकर रूही देखती है कि उसकी माँ की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई है। तमन्ना अब लगातार करहा रही है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। पापा हमें एसी चाहिए। मैंने नेहा के घर देखा है, वहाँ हर जगह एसी लगा है। उनकी माँ ने मुझे गरीब बच्ची कहा। क्या हम इतने गरीब हैं कि मम्मी को नहीं बचा सकते? रूही बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी पैसा ना जरूरत बन जाता है। किसी की जान बचाने का एक जरिया बन जाता है। हम गरीब हैं, लेकिन हम लोग एक साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। जब तक हमें एकता है ना, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और हम एक साथ मिलकर कुछ भी पा सकते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो, देखना एक दिन तुम्हारे पापा सब कुछ सही कर देंगे। रात को रवि, गायत्री, रूही एक साथ बैठकर एक योजना बनाते हैं। ऐसे मेरे पास कुछ गहने हैं, मेरी शादी के रखे हुए, उसे बेचकर कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे। नहीं अम्मा, ये तो आपके गहने हैं। बेटा, गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन पोता और बहू नहीं। ठीक है, तो मैं दिन रात काम करूंगा। और मैं अपना गुल्लक तोड़ दूंगी। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। आंखों में दृढ़ संकल्प है, क्योंकि वो एक परिवार है और मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सूरज उगने से पहले ही रवि 2 जगह जूस की दुकानें लगा देता है। गायत्री अपने बचे गहने बेचने जाती है। तमन्ना की हालत दिन प्रतिदिन अब बिगड़ती जा रही है। ये गहने तो बहुत पुराने लगते हैं अम्मा जी। 15,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। दे दो बेटा, मेरी बहू की जान इससे कहीं ज्यादा कीमती है। रूही स्कूल से आकर अपनी माँ के पास बैठती है और उन्हें पंखा झलाती है। रूही, तुम अपना होमवर्क कब करोगी? पहले आप ठीक हो जाओ मम्मी, फिर सारा होमवर्क कर लूंगी। 10 दिन बीत जाते हैं। रवि दिन रात काम करता है। उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। आंखें जैसे लाल हो गई थी, पर वो रुकता नहीं। 30,000 हो गए, 10,000 और चाहिए। लेकिन तमन्ना। तभी एक अमीर महिला रवि के स्टॉल पर आती है, जिसका नाम माधुरी होता है, जिसके घर तमन्ना काम करती है। रवि जी, तमन्ना कई दिनों से आई नहीं है, सब ठीक तो है ना? ठीक तो अब कुछ रहा ही नहीं माधुरी जी। मेरी तमन्ना बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है ठंडे वातावरण में रखो। कहाँ से रखेगा एक गरीब इंसान? उसी के लिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ताकि पैसे जमा कर कर एसी ला सके और उसे एसी में रख सके, ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन अब जो होगा ऊपर वाले की इच्छा से ही होगा। पता नहीं कौन से जन्म के मैंने पाप किए थे, जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। मैं आपको पैसे उधार दे सकती हूँ। नहीं माधुरी जी, हम एहसान नहीं ले सकते। हमारी समस्या है, इसको हल हमें खुद करना होगा। घर में वो पैसे जमा किए हुए गिनते हैं तो वो निकलते हैं 35,000। अभी भी 5,000 कम है। अचानक तमन्ना के कमरे से एक चीख आती है। रूही दौड़ कर जाती है। पापा, मम्मी को दर्द हो रहा है। डॉक्टर आकर जांच करता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। अब और इंतजार नहीं कर सकते, तुरंत ठंडे वातावरण की जरूरत है। रवि अपनी पत्नी का हाथ थामे बैठा है। रूही की आंखों में आंसू हैं। पापा प्लीज कुछ करिए, मैं मम्मी को खोना नहीं चाहती। रूही की आंखों में डर देखकर रवि का दिल पिघल जाता है। वो समझ जाता है कि कभी भी मदद स्वीकार करना भी एक ताकत होती है। अम्मा, रूही, आप लोग एक साथ रहो, मैं अभी आता हूँ। रवि माधुरी के घर जाता है। चिंता मत कीजिए रवि जी, मेरे पास एक पुराना एसी है, बिल्कुल नए जैसा है। मैं अभी भिजवा देती हूँ आपके घर। 1 घंटे के अंदर तमन्ना के कमरे में एसी लग जाता है। ठंडी हवा कमरे में भरने लगती है। तमन्ना के चेहरे पर राहत के भाव आते हैं। अगले कुछ ही दिनों में तमन्ना की हालत में सुधार होता है। उसका बुखार उतर जाता है। वो फिर से मुस्कुराने लगती है। आपने हमें बचा लिया। आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। मुझे माफ कर दो, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। एक पति होने के बाद अपनी पत्नी के लिए जो कुछ मुझे करना चाहिए था, मैं वो नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो। 1 महीने बाद तमन्ना एक स्वस्थ बेटे को जन्म देती है। परिवार खुशी से झूम उठता है।
देखो देखो, कितना ज्यादा सुंदर राजकुमार है। मैं इसे हमेशा खुश रखूंगी और कभी गरीबी महसूस नहीं होने दूंगी। माधुरी रवि को अपने यहाँ पर नौकरी देती है, जिससे उसकी आमदनी बढ़ जाती है। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। 1 साल बाद रवि अपनी मेहनत से एक नया एसी लेता है और माधुरी का एसी वापस कर देता है। देखो बेटा, हमें ना अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ना तो गरीबी अभिश्राप है और ना ही अमीरी वरदान। सही मायने में दौलत तो वो है जहाँ अपनों के लिए प्यार हो, दिल में सम्मान हो, इज्जत हो, जहाँ सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हो। वही तो घर है और वही संसार है। सूरज की किरणें अभी भी इस घर पर पड़ती हैं, जो कभी तपता था। वहाँ सुकून और खुशी है। इस परिवार ने साबित कर दिया कि परिवार एकता और थोड़ी सी मदद से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है, चाहे वो एसी जैसी कोई छोटी सी चीज ही क्यों ना हो। राहुल अपने माँ और भाई के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन राहुल का दोस्त वरुण उसके घर आता है और बोलता है, अरे ओ राहुल, चलेगा या नहीं? आज बहुत जरूरी काम है। किसी की कार खराब हो गई है। अगर तेरी हाँ है तो चल, वरना मैं जा रहा हूँ। अरे कैसे नहीं चलूंगा भाई, मेरे कब से इंतजार था मुझे इस दिन का। अब जाकर मौका हाथ लगा है। अब तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। पैसे कमाने का मौका मिला है। तभी राहुल की माँ मालिनी बोलती है, क्यों रे नालायक, कहाँ जाने की बातें हो रही है और ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई सरकारी नौकरी के लिए जा रहा हो। बता कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं माँ, बस दोस्तों के साथ मुझे कुछ काम था, उसी के सिलसिले में जा रहा था। जल्दी आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है जल्दी आने की, आराम से भी आएगा तो भी चलेगा। वैसे भी दिन भर मटर गश्ती करने के बाद देर से ही तो आता है। माँ, आप कम से कम मेरे दोस्त के सामने तो थोड़ी इज्जत मत उतारो मेरी। अच्छे से बात किया करो। जब देखो तब आप बुरा बर्ताव करती रहती हो मेरे साथ। ऐसा मत किया करो। मैं तो कहता हूँ बात ही मत किया करो मुझसे। मुझे मत सिखा। तेरा दोस्त और तू एक ही जैसे हैं, दोनों लफंगे। और दोनों क्या, तेरे जितने भी दोस्त हैं सारे लफंगे हैं। कुछ भी कर, मगर मेरी एक बात का ख्याल रखना, कभी किसी लड़की को मत छेड़ना। चाची, हम इतने भी गिरी हुई हरकत नहीं करते। माना कि हम लोग बेरोजगार हैं, लेकिन लड़की छेड़ना ये हमें शोभा नहीं देती। हाँ, अब हम लोग जा सकते हैं अगर आपका ये भाषण देना खत्म हो गया हो तो। राहुल अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाता है तो वो रास्ते में वरुण से बोलता है, यार राहुल, सुन ना, मैंने एक लड़की के साथ सेटिंग की है, मगर उसमें बहुत घमंड है। पता नहीं लड़कियों में इतना घमंड कहाँ से आता है। सच सच बता भाई, तूने सच में कोई लड़की पटाई भी है या फिर ऐसे बोले जा रहा है? हैं? मुझे तो शक होता है तुझ पे कि तुझसे कोई पटेगी भी। आखिर तू बोलना क्या चाहता है? मैं लड़की नहीं पटा सकता, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। अब देखना मैं कैसे लड़की पटाता हूँ, बस तू देखता जा। अरे भाई, तू तो गुस्सा करने लग गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। मुझे पता है तू दिखने में बहुत अच्छा है, तुझसे तो कोई भी लड़की पट जाएगी। नहीं, अब तो मैं एक लड़की पटा के ही रहूंगा, बस तू देखता जा। अगर तेरे में दम है तो तू लड़की पटा के दिखा। नहीं नहीं भाई, मैं ये सब नहीं करने वाला। मेरी माँ ने कहा है बदमाशी करियो बेटा, लेकिन कभी किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करियो और ना ही किसी के साथ गलत बर्ताव करियो। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जिससे मेरी माँ को तकलीफ पहुँचे। अरे भाई, वो तो बस मैंने यूं ही बोल दिया था, तेरी माँ का मुंह बंद करवाने के लिए। जब भी देखती है कुछ ना कुछ ताना मारती रहती है। भाई वो माँ है, इसीलिए ताना देती है। चल अब तू जाकर ना कुछ भी कर, लेकिन हाँ, मुझसे उम्मीद मत लगाना कि मैं कोई लड़की पटाऊंगा। राहुल वहाँ से अपने दोस्त को छोड़कर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन राहुल की माँ मालिनी उससे बोलती है, क्या बात है राहुल, कुछ दिनों से तुझे एक लड़की रोज पूछने घर आती है, कोई बात है क्या? लड़की का चक्कर तेरा है या तेरे किसी दोस्त का है? लड़की? अबे लड़की कहाँ से आ गई? माँ, मैंने किसी लड़की को नहीं छेड़ा माँ, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब कर सकता हूँ। मैंने किसी लड़की को नहीं पटाया है। क्यों बेटा, तुझे लड़की पसंद नहीं है क्या जो ऐसी बात कर रहा है? मुझे तो मेरा बेटा ठीक लगता है। बिल्कुल ठीक लगता है? क्या मतलब माँ? अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर से भी ठीक हूँ, बाहर से भी ठीक हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मस्त हूँ यार, मुझ में कोई कमी नहीं है माँ। तो लड़की के नाम से चौंक क्यों गया, जैसे पाप कर दिया हो मैंने लड़की का नाम लेकर तेरे सामने? माँ, आप ही ने तो कहा था ना बदमाशी करना बेटा, लेकिन कभी किसी लड़की को मत छेड़ना। तो बस मैं वही कर रहा हूँ जो आपने कहा है। दोनों माँ बेटे बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ वर्तिका नाम की लड़की आती है, जो कि बेहद खूबसूरत थी। तभी वर्तिका राहुल से बोलती है,
यही तो बात है जो मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगी। उस दिन जब तुम्हारा दोस्त लड़की पटाने की बात कर रहा था, तब तुमने उसको गलत बताकर वहाँ से चले गए। तब से मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। अरे मैडम जी, आप मुझसे मजाक कर रही हो क्या? अरे मैं गरीब हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ जो आप जैसी अमीर लड़की को पटाऊंगा। पटाने का? अरे पागल, मैं तो बिना पटाए बन गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अब बताओ, वैसे भी तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं आज तुम्हारे पास खड़ी हूँ। ओह माँ, देख रही हो आप ये कैसी कैसी बातें कह रही है। अरे अरे मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपकी इज्जत को खराब थोड़ी कर सकता हूँ। माँ मैं बता रहा हूँ माँ, ये पक्का किसी की चाल है माँ। पागल हो गया है शायद ये लड़का। चलो बेटा, घर के अंदर हम बात करते हैं, इसे सोचने दो, मैं बाद में समझाऊंगी इसे। हाँ माँ जी चलिए, अब इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। बिन पटाए गर्लफ्रेंड मिल गई तो उसकी कदर ही नहीं है इनको। मालिनी और वर्तिका दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और राहुल बाहर खड़ा होकर अपना सर खुजाने लगता है। कुछ देर बाद वो अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। तभी मालिनी वर्तिका से पूछती है, बेटा सच में क्या तुम मेरे नालायक बेटे से प्यार करती हो? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आखिर तुमको ये नालायक पसंद कैसे आ गया। माँ जी मैं मानती हूँ कि आपका बेटा नालायक है, लेकिन इसके दिल में लड़कियों के लिए बहुत इज्जत है। बस यही बात मुझे इनकी बहुत पसंद आई। अच्छी बात है, लेकिन तुम इतनी अमीर हो, दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो, आखिर तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हें तो कोई भी हीरो जैसा लड़का मिल जाता। मिल तो जाता, लेकिन मिला तो नहीं ना। वैसे भी दिखने में हीरो हो, उस इंसान का क्या करूँ? आपका राहुल किसी हीरो से कम है क्या? वर्तिका एक अमीर घर की लड़की थी। ऐसे ही एक दिन वर्तिका अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने गई हुई थी। तभी उनका कार खराब हो जाता है। उसी कार को बनाने राहुल और वरुण आया हुआ था। तभी वर्तिका ने उसकी और वरुण की सारी बातें सुन ली। राहुल की बात सुनकर वर्तिका राहुल को चाहने लगी थी। वर्तिका और मालिनी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी राहुल वरुण को लेकर घर आता है और बोलता है, देखो माँ, वरुण आया है, अब ये बताएगा मैं इस लड़की को जानता हूँ या नहीं। तो मैंने कब कहा कि तुम या तुम्हारा दोस्त मुझे जानते हो? मैंने कहा है मैं तुमसे प्यार करती हूँ बस। अरे वाह, क्या बात है राहुल, लड़की पटाकर गर्लफ्रेंड भी बना ली, लेकिन अपने जिगरी दोस्त को तू बताया तक नहीं। वाह भाई, क्या बात है, बहुत खूब। अबे भाई मेरी बात समझ, मैंने किसी को नहीं पटाया है, ये तो बिन पटाए आ गई। एक बात बता, आज तक मैं तुझे कभी छोड़ के अकेला कहीं गया हूँ क्या? बस करो तुम दोनों। और राहुल, तुझे जब बिना पटाए गर्लफ्रेंड मिल गई तो क्यों उसकी कदर नहीं कर रहा? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये कोई भूतनी वूतनी निकली तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मेरी किस्मत में इतनी सुंदर लड़की कैसे आ सकती है, वो भी बिना पटाए? कुछ हजम नहीं हो रहा मुझे। मत करो विश्वास, फिर जब मैं किसी और की हो जाऊंगी तो पछताते फिरोगे कि एक गर्लफ्रेंड मिली थी लेकिन हाथ से निकल गई अपनी गलती की वजह से। ये बात तो आप सही कह रही हो भाभी। भाभी? अबे पागल हो गया, क्या बोले जा रहा है भाई किसकी भाभी, कौन सी भाभी? पागल हो गया क्या कुछ भी बोले जा रहा है तू? राहुल को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये इतनी अमीर और सुंदर लड़की उससे प्यार करती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और अब धीरे धीरे राहुल को भी भरोसा हो गया था कि वर्तिका भी सच में राहुल से प्यार करती है। ऐसे ही एक दिन राहुल वर्तिका से पूछता है, मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम बिना पटाए गर्लफ्रेंड बन कैसे गई मेरी। अच्छा मेरा छोड़ो, तुम मेरे प्यार में गिरी तो गिरी कैसे? मतलब पागल वागल हो क्या? गिरी नहीं हूँ मैं तुम्हारे प्यार में, मैंने सोच समझकर तुमसे प्यार किया है। वैसे भी तुम जैसे लड़के अब मिलते ही कहाँ हैं जो लड़कियों की इज्जत करते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी वर्तिका? देखो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला के नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बस यही बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है मुझे। जो सच लगता है ना, बस कभी किसी लड़की के बारे में गलत मत बोलना, ना ही गलत सोचना। दोनों ही ऐसे मिलते रहते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है, दोनों के परिवार की रजामंदी के साथ, और दोनों साथ साथ बहुत खुश रहते हैं। आखिर बिना पटाए बनी गर्लफ्रेंड ने राहुल का साथ बहुत बेहतरीन दिया।